हेलो, वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ नीरव भट्ट फ्रॉम नीति ट्यूशन क्लासेस। आज मेरे हाथ लगा है बीएड थर्ड सेम का साइंस का 2019 का पेपर, और इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा शिव कुमार यादव का, जिसने मुझे ये पेपर भेजा और इसका मैंने सॉल्यूशन तैयार किया और आप भी मैं ये सॉल्यूशन आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो अगर मेरा काम आप सभी को पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो सामने आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और ज़्यादा वीडियो बनाने की मुझे प्रोत्साहन मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, सो गुजरात यूनिवर्सिटी अक्टूबर 2019। आई एम श्योर कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी का ही होगा, बट अगर नहीं भी है तो फिर भी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिल ऑफ द सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स? कौन से सेल के अंदर का कौन सा ऑर्गेनिल हिस्सा एक सुसाइड बैग की तरह भी काम करता है? तो उसका आंसर होता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स अगर एक छोटे बॉल की तरह होते हैं, अगर वो फट गए तो पूरा सेल ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा तब होता है जब हम वायरली इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो सेल खुद ब खुद अपने को मार देता है ताकि हमारा बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो लाइजोसोम्स एक तरीके से अपने आप को मार के दूसरे सेल को इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिल ऑफ द सेल इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का कौन सा ऑर्गेनिल पावर हाउस मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो जो भी आपके पास अभी एनर्जी है काम करने की, थैंक्स टू माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे लाखों करोड़ों माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के तौर पे एनर्जी बनाते हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। थर्ड, विच टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स? यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ विद द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट्स के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उनको मजबूती भी देता है? तो वो है कॉलिन काइमा। फोर्थ, विच साइंटिस्ट गिव बाइनरी नेमिंग? ऐसे कौन से साइंटिस्ट है? यहाँ पे मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्पीसीज को दो दो नाम दिए, इसीलिए दो नाम की वजह से ये बाइनरी नेमिंग कहा जाता है। और उनका नाम है कैरियस लिनेयस। उसको कार्ल लिनेयस के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने हर स्पीसीज के दो दो नाम दिए थे, और वो काफ़ी आगे चल के प्रॉमिसिंग भी हुए, ताकि उससे ना स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी आसान हो गया। फिफ्थ, व्हाट इज़ अ एनिमल कम्युनिटी विथ स्टिंग सेल्स? कौन से जानवर की कम्युनिटी में स्टिंग सेल्स पाए जाते हैं? तो इसका अगर पर्टिकुलर आंसर है तो नीडेरियंस आता है, सी साइलेंट है, स्नीडेरियंस आप बोल सकते हो या स्नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हो। पर ये सीधे आंसर है। इनके अंदर कैटेगरी है जो ये ऑप्शंस में दी गई है, और उसके अंदर आपको कॉलन टेराटा चूज़ करना है, जिसके पास स्टिंग सेल्स, कांटे वाले सेल्स होते हैं, जैसे कि जेलीफिश में होती है। जेलीफिश अपना शिकार, अगर आप जेलीफिश के शिकार बन गए तो आपको कांटों की तरह चुभेगा। ऐसे उनके डंक होते हैं, ऐसे उनके दांत होते हैं। तो सही आंसर है कॉलन टेराटा। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिसीज? यहाँ पे इन्फेक्शियस को मैं कट करना चाहूँगा, क्योंकि इन्फेक्शियस का मीनिंग अलग हो जाता है। तो इसकी जगह सही होगा कम्युनिकेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने वाली कौन सी बीमारी है नीचे से? कैंसर नहीं है, मलेरिया है, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। बट इन्फेक्शियस का मतलब कुछ और हो जाता है, मतलब छींक खाने से, हवा से। ठीक है, तो मलेरिया छींक या उससे नहीं होता। वो कम्युनिकेबल है, बट उसको बीच में मीडियम चाहिए जो है मच्छर। तो कम्युनिकेबल सही वर्ड है इन्फेक्शियस की जगह पे, बट आता है तो टू बी अंडरस्टूड। आप दोनों चीज़ों को एक समझ लेना, टेम्पररी। और अगर आपको पूछा जाए कि मलेरिया कौन से बैक्टीरिया के या कौन से वायरस की वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम उसका आंसर रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन? ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑक्सीजन का है O2, उसमें और एक ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बन जाता है ओजोन। और ओजोन डिप्लेशन का मतलब है जो O3 है अपर एटमॉस्फेयर में, उसका टूटना अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो O3 कन्वर्ट हो जाता है O2 में, और O रिलीज हो जाता है, और वो O दूसरे एक O के साथ जुड़ के फिर से ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑक्सीजन बढ़ जाती है, बट ओजोन लेयर कट जाता है। और ओजोन बहुत ही पॉइजनस गैस है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से ये पॉइजनस हो जाता है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है। 8, ड्यू टू विच डिफरेंस
मोशन ऑफ एयर ओकर, हवाएं जो चलती है वो कौन से डिफरेंस की वजह से चलती है, दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ज़मीन की हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है और ऊपरी हवा ठंडी हो जाती है, और इन गर्मी और ठंडी की डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन होता है। गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, जिससे विंड क्रिएट होती है, हवाएं क्रिएट होती हैं। सो टेम्परेचर इज राइट आंसर। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनवांटेड प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट डिजायरेबल नहीं है, हमें नहीं चाहिए कि वो हमारी खेती में उग जाए, तो दैट इज वीड। वीड वो चीज़ होती है जो आप चीज़ मेन चीज़ उगा रहे हो उसके आसपास उग जाती है, तो वो न्यूट्रिशन में बंटवारा करती है, पानी में बंटवारा करती है, सनलाइट में बंटवारा करती है, चीज़ों को बांट देती है, जिससे मेन प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो वीड को काट के निकाला जाता है। सो वीड इज अनवांटेड प्लांट। 10th, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर प्लांट्स। अच्छा, किसी भी प्लांट्स को अगर हाइड्रोजन चाहिए तो उसका सोर्स क्या है, वैसे तो बहुत सारे सोर्स है बट मेजर सोर्स इसका पानी है, पानी में से ही वो हाइड्रोजन लेता है। 11th क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर ड्राई आइस। ये क्वेश्चन आ गया है फिर भी एक बार। ड्राई आइस एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड ही है, बट उसको टेम्परेचर और प्रेशर दे के ठंडा करके बर्फ़ बनाते हैं, तो क्योंकि ये बर्फ़ फॉर्म में है तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म इसका सही आंसर है, विच इज़ सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देर आर हाउ मैनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, पानी के कितने स्टेबल यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, तो स्टेबल 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, माना जाता है कि पूरी चीज़ पानी में घुल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो पानी का बहुत ही ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग कर पाना, जैसे कि नमक को आप पानी में डालते हो तो Na+ और Cl- अलग अलग हो जाता है, ये अलग अलग कर देना, ये जो पोटेंशियल है उसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू बोलते हैं, और पानी की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू 80 है सबसे ज़्यादा, तो पानी में ज़्यादातर हर चीज़ घुल जाती है एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक, वो भी घुल जाता है बट इट टेक्स सो लॉन्ग टाइम। 44, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर क्विक लाइम, क्विक लाइम का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर अगर आप पानी डाल दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं, जो कि है चूना चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर पानी डालोगे तो वो कली चूना बन जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्लैक लाइम। तो स्लैक लाइम का फॉर्मूला बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। 15, व्हाट इज़ द एटॉमिक सिंबल ऑफ मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी इस्तेमाल होता है जिसका फॉर्मूला है Hg। ठीक है। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ N इन NH3, नाइट्रोजन की वैलेंसी एमोनिया के अंदर कितनी है, तो अगर नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो पहली उसकी जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो अगर उसको शेल कंप्लीट करनी है तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो उसी वजह से उसकी वैलेंसी हो जाती है 3, उसको 3 की ज़रूरत है। 17th, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अच्छा, आपको 20 या 30 तक के सारे एलिमेंट्स याद रहने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। ऐसे हो सके उतने याद रखिए ताकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एक एक मार्क के वो आपके ना छूटे। तो क्लोरीन का नंबर है 17, तो पहली शेल में 2, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे आपको सेट करते जाना है, तो 2, 8, 18, 18, 32, 32 तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो 2, 8 और 7, पहले में 2, 2 और 8 हो गए 10, और तीसरे में 7, तो 17। उसकी वैलेंसी अगर पूछी जाए तो 1 होती है, जैसे ऊपर पूछा था नाइट्रोजन का। So B is the right answer. 18th, acceleration of the body performing constant velocity is, अच्छा, कोई भी अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट देयर, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, वो स्टेबल है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो स्पीड है या तो उसमें बढ़ावा या तो उसको कम होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। 19,
व्हाट इज द कांस्टेंट फॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्वेश्चन आ गया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी भी आंसर आ सकता है, बट वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शन होती है, और अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलती रहती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना होता है, इसी वजह से वेलोसिटी आंसर नहीं आएगा, सही आंसर आएगा स्पीड। स्पीड जो है वो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, तो दैट इज वाई स्पीड। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है P इज इक्वल टू एम वी, ये नाइन्थ साइंस का है। अगर P इज इक्वल टू एम वी है, मास हमारा हो जाता है किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। 21, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा न्यूटन का लॉ है जो फोर्स की वैल्यू देता है, तो ये सेकेंड लॉ है जो कि F इज इक्वल टू एम है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का भी लॉ आप इसको बोल सकते हो। तो मोमेंटम को आपको डी अपॉन डी टी से अगर डेराइव करोगे तो आपको P की जगह पे F मिल जाएगा, M हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करते हो रेट ऑफ वेलोसिटी तो वो मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम है विच इज़ अ सेकेंड लॉ विच गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। किसी चीज़ को आप बल लगा के एक जगह से दूसरी जगह खिसका रहे हो तो उसके ऊपर जो काम होगा उसी को हम बोलते हैं वर्क। फोर्स हमारा होता है न्यूटन में, और डिस्टेंस जितना खिसकता है वो है मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे सी न्यूटन इंटू मीटर सही आंसर है, जिसको हम जूल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर जूल दिया गया है तो जूल इज़ द राइट आंसर, बट जूल को हम न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 23rd, कार्बन एटम्स फॉर्म डैश बॉन्ड्स विद अनदर कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ने के लिए किस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 24th, फुलरन्स और बकी बॉल इज मेड अप ऑफ डैश कार्बन एटम्स। फुलरन्स और बकी बॉल है वो 60 कार्बन एटम से जुड़ के एक बॉल की तरह बन जाता है, जो बहुत ही मजबूत माना जाता है, तो वो 60 कार्बन एटम से बना हुआ होता है। 25th, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एट द 2 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड इट्स इमेजेस। अगर आप आईने के सामने 2 मीटर दूर खड़े रहते हो तो आपकी परछाई और आपके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो आईने के सामने आप जितना डिस्टेंस हो उतना ही परछाई आईने के पीछे होगी। तो अगर आईने के सामने 2 मीटर आप हो तो आपकी इमेज आईने के पीछे 2 मीटर होगी, तो इमेज और आपके बीच में वो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो टोटल आंसर इज 4 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 26, ओके, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम। अच्छा, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कंपैरिजन में होता है, तो इसके कंपेयर में ये कितना गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा होता है। 27, व्हाट कलर ऑफ लाइट डिराइव्स मैक्सिमम डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म। हमें पता है कि जब भी सफ़ेद रोशनी को प्रिज्म के सहारे एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस किया जाए तो वो 7 रंगों में बट जाता है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR, जिसमें लाल कलर जो है सबसे रेड वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, जबकि वायोलेट सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा वायोलेट। अगर आपको इसको शॉर्ट तरीके से याद रखना है तो आप देखो जहाँ पे भी अगर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा हो या बड़े बड़े खंभे हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हो तो उसमें लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो दूर से दिखाई देती है, तो वो दूर तक डिफ्लेक्ट नहीं होती, उसकी वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है, तो जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं होती और दूर तक वो दिखाई देती है, उसी वजह से रेड कलर सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है। इस तरीके से आप याद रखो। अगर किसी ने दुकान वाले ने वायोलेट कलर का अपना बोर्ड बनाया है तो वो देखने में काफ़ी तकलीफ देगा, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी डिस्पर्स हो जाता है, वो आंखों में धुंधलापन क्रिएट करता है, इसी वजह से हाईलाइट करने वाली चीज़ें रेड कलर की होती है क्योंकि वो कम डिफ्लेक्ट करती है। 28, व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड एपरेंट सनसेट। अच्छा, यही रीज़न की वजह से जब सूरज डूब जाता है तब हमें लगता है कि डूब गया, बट एक्चुअली वो हमें दिखाई देता है, ठीक है।
तो एक्चुअल डूब जाने में और उसकी इमेज को डूबने में थोड़ा सा टाइम लैग लगता है, जो कि होता है 2 मिनट का, ये आपको याद रखना है। 29, हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोटर, जनरेटर, ये सारी चीज़ों को चलाने का जो मूल है वो माइकल फैराडे ने दिया है, जिसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी बोल सकते हैं। 30th, बाई विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड? अगर मैग्नेटिक फील्ड आसपास हाजिर है तो उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है? तो मैग्नेटिक नीडल बोलो या कंपास बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। 31, फ्यूज़ वायर इज़, अच्छा फ्यूज़ वायर में हम नहीं चाहेंगे कि सारे घर के इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाए, तो फ्यूज़ वायर अपने आप को मार के बाकी इंस्ट्रूमेंट को बचा देता है, तो इसी वजह से उसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, और वो तभी मेल्ट होगा जब उसमें से सबसे ज़्यादा करंट बहेगा। तो सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी वाला मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूज़ वायर में ज़्यादातर कॉपर वायर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और वो हाईली कंडक्टिव भी होता है, दैट्स वाई। तो ए इज़ द राइट आंसर। 32, व्हाट इज़ द पीरियडिक टाइम ऑफ हेलिस कॉमेट? हेली का जो कॉमेट है वो कब वापस आता है? तो वो 76 ईयर्स में वापस आता है। एक्चुअली 75 है, बट 76th ईयर जब शुरू होता है, अभी हम बोलते हैं ना 5 ओवर ख़त्म हो गया, छठा ओवर स्टार्ट हुआ, तो उसी तरीके से 76 ईयर में, हर 76 ईयर में, तो मतलब तो ये हुआ कि आप और मैं हमारी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार हेली का कॉमेट देख सकते हैं। 33, डैश इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? अच्छा, ये जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा ब्रिलियंट मतलब होशियार है क्या, बट एक्चुअली ये शब्दों का खेल है। ब्रिलियंट का मतलब होता है तेजस्वी, सबसे ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करने वाला। तो ये हमारा विनस जो है वो सबसे ज़्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी वजह से इसको ब्रिलियंट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम का कहा जाता है। सो आंसर इज वीनस। 34, विच मेटल इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर? कौन सा मेटल इस्तेमाल होता है? मर्क्यूरी। ये भी इजी है। 35, हाउ द एग्जैक्ट pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज मेजर्ड? एक्यूएस सॉल्यूशन का मतलब है वो उसके साथ कुछ मिला हुआ है, आयनिक, जैसे कि नमक वाले पानी को हम एक्यूएस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि नमक के साथ पानी मिक्स है। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन का पीएच नापना है तो हम किससे नापेंगे? तो परफेक्ट नापना है, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज, तो पीएच मीटर से नापेंगे। उसके साथ फर्दर अटैच्ड वोल्ट मीटर भी अटैच होता है, ताकि हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता चले। 36, विच सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन पॉइजन ऑफ हनी बी? हनी बी के डंक के अंदर कौन सा जहर होता है? मेलिटिन। ये भी इजी है, आ गया है एक बार। विच मेटल इज अवेलेबल इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑन द अर्थ? कौन सी धातु है जो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? तो ये हमारा आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारी पूरी दुनिया में 8% है। पूरी दुनिया का जो वज़न है उसके 8% वज़न एल्यूमिनियम है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रपोर्शन की बात की जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। अभी आप बोलोगे सर नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन तो 21% है, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन, अगर नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे आते हैं। साइज़ में भी शेल उसकी बड़ी है, ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो बड़े रहने की वजह से चाहे वो भले ही 20% हो, 21% हो, बट फिर भी उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन पूरी दुनिया में 46.6% है। उसके बाद आता है सिलिकॉन जो कि 27.7% है, और तीसरे नंबर पे है एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नॉन मेटालिक एलिमेंट इज इन लिक्विड फॉर्म? तो मेटल पूछे तो मर्क्यूरी, नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड। व्हाट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन अ जेट प्लेन्स? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें कैरोसिन इस्तेमाल नहीं होता, वो जो कैरोसिन होता है वो अलग कैलोरीफिक वैल्यू का होता है, उसकी ज़्यादा क्षमता होती है बर्न होने की। तो ये कैरोसिन को बोला जाता है एविएशन कैरोसिन, ऑल्सो नोन एज AKAQAV1। तो कैरोसिन यहाँ पे है, तो इट कैन बी ट्रू, देयर इज़ नॉट एन इशू। इन विच ऑर्गन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कम्प्लीटेड? कौन से अंग में हमारे डाइजेशन जो है वो खत्म होता है, उसके बाद डाइजेस्ट होना नहीं,
अगर शुरुआत, आप में से कोई बोलेगा शुरुआत तो पेट से ही होता है, शुरुआत पेट से नहीं होता, शुरुआत होती है मुंह से, मुंह से ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो शुरुआत होती है मुंह से और ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाद लार्ज इंटेस्टाइन में बस उसमें से पानी खींचते हैं और कुछ नहीं खींचते। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ख़त्म होता है, मुंह से शुरू होता है। ठीक है। 41, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? इंसानी दिल के कितने हिस्से होते हैं? 4। 42, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट पर वोल्ट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ऐसे इसको चेंज करके भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है। 43, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? हमारा जो ओजोन का लेयर है, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, उसका 80% डैमेज जो है वो कौन करता है? तो इसका 80% डैमेज जो है ऑलरेडी किया गया था 1974 में, क्योंकि उस टाइम पे रेफ्रिजरेशन मतलब चीज़ों को ठंडा करने का नया नया टेक्नोलॉजी आई थी, जिसमें लोग क्लोरीन फ्लोरीन इस्तेमाल करते थे, जिसको हम बोलते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 74 में अचानक से ही बहुत ही बड़ा डैमेज हो गया था ओजोन लेयर में, जो अभी तक हम चुका रहे हैं, बट होपफुली 2040 या 2060 तक वो जो 74 का नुकसान हुआ था 1974 का, वो अभी इतने सालों के बाद वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको पे बैंड लग गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों सही आंसर है। अच्छा, ये 80% ही करते हैं, बाकी का 20% जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से होता है। कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये 20% के लिए जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात? ऑलवेज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, सरदार सरोवर डैम। ठीक है। 45, फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैस इज N2। ये भी इसी, विच गैस इज बर्न विथ पॉप साउंड? इसमें से कौन सी गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है? तो ये तो आप ना भी पता हो तब, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चलता, वो जलने में मदद करता है, नाइट्रोजन नहीं जलता। कार्बन डाइऑक्साइड तो अग्निशामक है, उसको बुझाता है। तो हाइड्रोजन ही है जो जल सकता है। तो ये टू बी नोन है कि हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। हाइड्रोजन को अगर आप जलाओगे ना तो ऐसी आवाज़ के साथ जलेगा शुरुआत में। चलो 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल, ज़मीन में से निकलने वाला फ्यूल नहीं है? तो बायोगैस जो है उसको हम काऊ डंग और बहुत सारे कचरे के साथ, बायोडिग्रेडेबल कचरे के साथ उसको दबाते हैं, उसके अंदर कीड़े डालते हैं और उसमें से गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन में से मिलती है। विच इंस्ट्रूमेंट, 48, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर? एयर प्रेशर को नापने के लिए हम बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो HGMM या MMHG दिखाता है कि कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। चलिए आगे 49, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? अर्थ के अंदर जितनी भी प्रकार की एनर्जी आप देख रहे हो, उनके माए बाप एक ही है, सूरज दादा उन्हीं से सारी एनर्जी हमें मिली है। तो सन इज़ द राइट आंसर। 50, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी टू? अच्छा, जब भी हम पंखा चलाते हैं तो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इनिशियली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा 2019 का भी पेपर हो जाता है क्लियर। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर मेरा काम आपको पसंद करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।